हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी कामतानाथ द्वारा लिखी गई एक चर्चित कहानी है, छुट्टियां। छुट्टियां कहानी में मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार की टूटन का मार्मिक अंकन है। ये टिपिकल भारतीय परिवार है जिसके केंद्र में माँ है, वही इसे संभाले हुए है। इस परिवार का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त दोस्त, मित्र, पड़ोसी भी शामिल है। कथानायक का इस परिवार के प्रति लगाव और अलगाव का द्वंद्व ही इस कहानी को मार्मिक बनाता है। कहानी छुट्टियां। रिक्शा वाला सामान दरवाजे पर रख कर चला गया। उसने होल्डाल वहीं बाहर चबूतरे पर पड़ा रहने दिया और बक्स लेकर जीना चढ़ने लगा। माँ बाहर छत पर ही खरहरी चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने उसकी ओर देखा, पहचाना या नहीं वह जान नहीं सका। वह इतना जानता है कि माँ को अब बहुत कम दिखाई देता है। उसने बक्स वहीं फर्श पर रख दिया और झुककर माँ के पैर छुए। आ गए? माँ ने कहा। हाँ, उसने कहा। एक क्षण रुका, तब नीचे होल्डाल लेने चला आया। होल्डाल लाकर उसे भी उसने वहीं छत पर पटक दिया और चारपाई पर बैठकर हाँफने सा लगा। होल्डाल खासा वजनी था। उसे लेकर वह सीढ़ी चढ़ने से वह थक सा गया था। सतीश, उसका छोटा भाई, अंदर कमरे से निकल कर आया और झुककर उसके पैर छुए। उसने कुछ कहा नहीं, बस पैर समेटकर एक अन्य मनस्कता सी व्यक्त की, जैसे उसे ये सब पसंद ना हो। सतीश भी कुछ बोला नहीं, सीने पर हाथ बांधकर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने देखा माँ के चेहरे पर विचित्र सी गंभीरता थी। 3 महीने उसे घर छोड़े हुए थे, परंतु इन्हीं 3 महीनों में जाने क्या हो गया था कि अपना ही घर उसे पराया लगने लगा था। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा। पाइप के पास वाली दीवार पर काई जमी थी। आंगन के जंगले के किनारे वाला सरिया टूटकर मगर के मुंह की तरह ऊपर उठाया था। छत की मुंडेर की ईंट अभी भी टूटी हुई थी। कमरे की खिड़की का दरवाजा आधा टूटा था। पाइप के ऊपर वाली दुछती में चेले भरे थे। हाँ, जीने के सामने बरोठे के एक कोने में लकड़ी के बुरादे का ढेर था, जो पहले नहीं था। कुछ विशेष तो नहीं बदला था। फिर उसे अपना ही घर पराया क्यों लगने लगा था? वह सोचने लगा, शायद अधिक दिनों एक चीज को न देखने से ऐसा ही होता हो। नीचे किराएदार हैं क्या? उसने माँ से पूछा। आजकल घर गए हैं। कौन है? कोई गुप्ता है। कहाँ काम करते हैं? पीडब्ल्यूडी में, छोटे भाई ने उत्तर दिया। वह चुप हो गया। कुछ देर सतीश वहीं खड़ा रहा, तब अंदर कमरे में चला गया। एक क्षण बाद उसकी पत्नी सिर पर घूंघट डाले हुए कमरे से निकली और अपने को इस तरह बचाती हुई जैसे कोई आग की लपट से बचता है, सामने रसोई में जाकर अंगीठी सुलगाने लगी। उसने जूते खोल दिए और चारपाई पर पीछे खिसक कर दीवार का सहारा ले लिया। संतू पकड़े गए, माँ ने कहा। क्या हुआ? उसने पूछा। संतू उसके सबसे छोटे भाई का नाम था। कहीं से अफीम लाए थे, माँ ने बहुत आहिस्ता से उसके निकट सरकते हुए कहा। वही घर से बरामद हुई। पुलिस आई थी, घर से पकड़कर ले गई। कहाँ रखी थी? उसने पूछा। वह संतू की आदतों से परिचित था। नीचे जाने वाली दुछत्ती में। कब हुआ ये? कल रात में 2 बजे। 2 बजे? हाँ, वह बनियों का लड़का है ना, मुन्नन, वही कहीं साइकिल चोरी में पकड़ा गया था। उसी को लेकर पुलिस घर आई थी। सतीश नहीं थे घर में? थे, माँ ने और धीमी आवाज में कहा। उनका स्वभाव तुम जानते ही हो, घर से बाहर नहीं निकले। सतीश, उसने छोटे भाई को आवाज दी। सतीश ने उसकी आवाज के उत्तर में कुछ कहा नहीं, चुपचाप बाहर चला आया। क्या हुआ था? उसने पूछा। सतीश एक क्षण खामोश रहा, माँ की ओर घूर कर देखा, फिर बोला। हुआ क्या था? अफीम घर में लाकर रखी थी, वही बरामद हुई। पुलिस को कैसे मालूम कहाँ रखी थी? तलाशी ली थी क्या?
मुन्नन को मालूम था, वही पुलिस लेकर आया था। लेकिन मुन्नन तो संतू का दोस्त है, वह पुलिस लेकर क्यों आएगा? सतीश एक क्षण चुप रहा, बोला, साइकिल चुराने में कहीं पकड़ा गया था। पुलिस ने मारा पीटा होगा, पूछा होगा कि और क्या करते हो, तो बता दिया होगा। तुम्हें ठीक से मालूम है क्या नहीं क्या हुआ था? यही हुआ जो बता रहा हूँ। कोई आज से थोड़े ये धंधा हो रहा है। कितनी अफीम थी, रही होगी आज शेर। तो संतू कहाँ है? जेल में। पुलिस सीधे जेल कैसे ले जाएगी? पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेगी। पेश किया था। तुम गए थे? हाँ। तो उसने जमानत नहीं ली? जेल के लिए रिमांड हो चुकी थी जब मैं पहुंचा था। कितने बजे गए थे तुम? 2 बजे। दिन में? हाँ। रात में जब उसे पकड़ कर ले गए तब तुम नहीं गए? नहीं। तो आज नहीं कोशिश की जमानत के लिए? आज कोर्ट बंद है। छुट्टी में भी तो एक मजिस्ट्रेट बैठता है। मुझे नहीं मालूम। वह चुप हो गया। सतीश ने मुड़कर रसोई की ओर देखा। उसकी पत्नी चाय का कप लिए रसोई के द्वार पर खड़ी थी। कप उससे लेकर वह उसे देने लगा। उसने कप ले लिया, कहा, अम्मा को भी दो। दे रहे हैं, सतीश ने कहा और दूसरा कप लाकर माँ को दे दिया। वह चाय पीने लगा। होली की छुट्टियों में वह घर आया था। इससे पहले वह यहीं था, परंतु 4 महीने पूर्व उसका ट्रांसफर पटना हो गया था। शुरू में वह अकेला ही गया, फिर 1 महीने बाद जब उसे मकान मिल गया तो पत्नी और बच्चों को भी ले गया। माँ उस दिन बहुत रोई थी। इस घर को क्या होता जा रहा है? उन्होंने कहा था, अभी तुम थे तो संतू तुम्हारा लिहाज करता था, अब तो उनको खुली छूट मिल जाएगी। सतीश को तुम जानते ही हो, किसी से कोई मतलब नहीं। पिंकी और गीता थे तो मेरा भी मन बहला रहता था, अब सारा दिन रोते बीता करेगा। कम्बन की वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ, नहीं तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। और वह गीता और पिंकी को सीने से चिपटा कर रोने लगी थी। कमन उसका भांजा था, 8 वर्ष का। बहन की हैजे में मृत्यु हो गई थी। तब कमन 6 महीने का ही भी न था। माँ ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। वह शुरू से ही यहाँ रहता था। कुछ दिनों तक नानी को अम्मा कहा करता था और चौथे में पढ़ रहा था वह। कमन कहाँ है? उसने पूछा। खेलने गया होगा कहीं, माँ ने उत्तर दिया। तब तक कमन आ गया। नमस्ते बड़े मामा, उसने कहा और इधर उधर देखने लगा। होली पर वह अकेला ही घर आया था। पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई थी। पहले वह उसी कमरे में रहा करता था जिसमें सतीश रहता है। सतीश तब नीचे रहता था। उसके जाने के बाद नीचे का हिस्सा किराए पर उठा दिया गया। माँ और कमन रसोई के बगल वाले कमरे में रहते हैं, जिसे पूजा वाला कमरा कहा जाता है, क्योंकि उसमें लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर रखा है जिसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी रहती है। माँ रोज सवेरे उठकर पूजा करती है। उसे ध्यान आया कि वह खाली हाथ घर आया है, कम से कम कम्मन के लिए कुछ लेकर आना चाहिए था। पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? उसने कम्मन से पूछा। जी, कम्मन ने कहा। मेरे लिए सिगरेट ला दोगे? जी हाँ। उसने 1 रुपये का नोट जेब से निकाल कर उसे दे दिया। 1 पैकेट 4 मीनार ले आओ और बाकी पैसों का अपने लिए कुछ ले लेना। क्या ले लें? कुछ ले लेना, जलेबी ले लेना। जलेबियाँ उसे बहुत पसंद थी। जब यहाँ रहता था तो अक्सर सुबह दही जलेबी का नाश्ता करता था। कम्मन चला गया। वह सामान माँ वाले कमरे में उठा लाया और तहमद निकाल कर कपड़े बदलने लगा। उसके पीछे पीछे माँ भी चली आई। मंदिर कहाँ गया? कमरे में मंदिर ने देखकर उसने पूछा। शुक्लायन के घर भिजवा दिया, माँ ने कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सवेरे उठकर 2-1 दिन नहा लिया तो सर्दी लग गई। सतीश की दुल्हन से कहा कि वह आरती कर दिया करे, सो उन्होंने कह दिया उनसे नहीं होगा। वह चुप हो गया। दरवाजे वाला कमरा भी किराएदारों को दे दिया है क्या? नहीं, वह अपने कब्जे में है। संतू वहीं तो रहते थे। कपड़े बदलकर वह चारपाई पर लेट गया। सामने दीवार पर पिता का चित्र लगा था। 6-7 वर्ष पूर्व उनका देहांत हुए। उसकी नौकरी तब लगी ही थी। सतीश उन दिनों ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग ले रहा था।
संतू 9वीं में था। काफ़ी कठिन दिन थे वे। पिता को रिटायर हुए 4-5 वर्ष हो चुके थे। फंड का सारा पैसा बहन की शादी में निकल गया था। जैसे तैसे उसने एमए किया था। पिता ने किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी। वह स्वयं पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन करता था। 3-4 ट्यूशनें करता था एक साथ। उस पर भी घर का खर्च नहीं चलता था। माँ ने बिस्तर लगा दिया था। वह लेट गया और लेटे लेटे कोई पत्रिका पढ़ने लगा जो उसने रास्ते में खरीदी थी। सफ़र की थकान उसे महसूस हो रही थी। एक बार उसके मन में आया कि मित्रों से मिल आए। उसने घड़ी देखी, 7:30 बजे थे। वह टाल गया, सुबह देखा जाएगा उसने सोचा। द्वारिका मर गए? माँ ने कहा। कब? उसने पूछा। द्वारिका बाबू मोहल्ले के सबसे पुराने बाशिंदे थे। उसके पिता के घनिष्ठ मित्रों में से थे। वह उनको चाचा कहा करता था। 1 महीना हुआ होगा, माँ ने उत्तर दिया। बीमार थे, 2-4 दिन बुखार आया होगा। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी द्वारिका बाबू होली पर हर वर्ष उसके घर आते थे और मांग कर कुछ न कुछ खाते थे। पिता थे तब तो हर वर्ष ठंडाई बनती थी। कभी कभी 1-2 बोतलें शराब की भी खुल जाती थी। होली का सामान बन गया? उसने पूछा। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। पापड़ बने हैं, कम्मन ने कहा। गुजिया वगैरह नहीं बनी? उसने पूछा। सतीश कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। खोया 6 रुपये सेर बिक रहा है। वह चुप रहा। कम्मन। सतीश ने अपने कमरे से आवाज़ दी। बड़े मामा से पूछो खाना दे जाएं? ले आओ, उसने कहा। कम्मन ने एक थाली में पराठे और आलू बैंगन की सब्जी लेकर चारपाई पर रख दी। चारपाई पर खाने की उसकी पुरानी आदत है। खाना, पढ़ना, शेव सभी चारपाई पर ही करता है। माँ ने गिलास में पानी लाकर नीचे फर्श पर रख दिया और उसने खाना शुरू किया। पिंकी साफ साफ बोलने लगा। अब? माँ ने पूछा। अभी कहाँ? तुम्हारे सामने जैसा बोलता था वैसे ही है। उन लोगों को भी ले आते। 4 महीने हो गए मुझे देखे। वह खाना खाता रहा। कम्मन का इम्तिहान हो जाए तो तुम भी वहीं चली चलो, 1-2 महीने रह जाओ, उसने कहा। देखो अभी तो 2-2.5 महीने हैं। पराठा और लोगे दुल्हन? माँ ने सतीश की पत्नी को आवाज़ दी। नहीं नहीं बस, उसने कहा। खाना खाकर उसने हाथ धोए और बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीने लगा। माँ उठकर शायद खाना खाने चली गई। वह लेटे लेटे संतू के बारे में सोचने लगा। उसकी और संतू की उम्र में 8 वर्ष का अंतर था। सतीश उससे 5 वर्ष छोटा था। संतू के बाद फिर माँ के कोई संतान नहीं हुई। संतू 6 महीने का था तब माँ को टाइफाइड हो गया था। साथ ही संतू को भी हुआ था। 6 महीने तक रहा। 3 बार रिप्लेस हुआ। 1 बार तो ऐसा हुआ कि माँ के प्राण अब निकले तब निकले। डॉक्टर लहरी का इलाज हो रहा था। कई लोगों ने पिता को डॉक्टर बदलने की राय दी परंतु उन्होंने उसी का इलाज चलने दिया। आखिर उन्हीं के इलाज से फ़ायदा भी हुआ। दोनों ठीक हो गए, माँ और संतू। परंतु उसका असर ये हुआ कि संतू का स्वास्थ्य हमेशा के लिए बिगड़ गया। शुरू से ही वह दुबला पतला था। 7वीं में पढ़ता था तो एक बार फिर उसे भयंकर किस्म का टाइफाइड हुआ। 3 महीने रहा। ठीक होने के बाद डॉक्टरों की राय के अनुसार 1 वर्ष के लिए उसका स्कूल जाना बंद करा दिया गया। वही भूल हो गई। 1 वर्ष वह जी भर कर घूमा। संगत भी कुछ खराब हो गई। पिता भी उन्हीं दिनों रिटायर हुए थे। वृद्ध भी हो चले थे। आर्थिक कठिनाइयाँ भी थी। वह कुछ देख सुन नहीं पाते थे। नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब दोबारा संतू का स्कूल जाना शुरू कराया गया तो उसका मन ही नहीं लगा पढ़ने में। अक्सर स्कूल जाता ही नहीं, फीस लेकर खर्च कर डालता। शुरू में तो पता नहीं चला। 4-6 महीने बाद पता चला। कुछ मारपीट हुई मगर कोई अंतर नहीं पड़ा। वहीं से वह खराब रास्ते पर पड़ गया। वह उन दिनों एमए में पढ़ रहा था। पिता ने उससे कहा कि उसको दिखें मगर वह लापरवाही कर गया। बाद में भी उसने संतू की ओर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो कहीं न कहीं नौकरी ही लगवा देता। उसके कई मित्रों के पिता अच्छी जगह पर काम करते थे, अब भी करते हैं। वह कह देता तो वे लोग उसे कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी पर लगवा सकते थे, परंतु उसने कभी उस ओर सोचा ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि शुरू में पतंग, गोली, कंचा चला, फिर हुआ जुआ, बीड़ी, सिगरेट आदि, और अब
ये अफीम और जेल। माँ खाना खाकर आ गई थी। पानदान खोलकर उसने पान लगाया, एक उसे भी दिया। थक गए हो तो कंबन से पैर दबवा लो, माँ ने कहा। नहीं नहीं। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, संतू का क्या होगा? साल भर का त्योहार है बेटा, किसी तरह उसे छुड़ा लो, कल कुछ करेंगे देखेंगे, उसने कहा। माँ चुप हो गई, फिर अपने आप बोली, बड़ा नालायक निकला। आज तक खानदान में कोई जेल नहीं गया था, घर की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने कुछ कहा नहीं। कितने दिन की छुट्टी लाए हो? माँ ने कुछ देर बाद पूछा। 4 दिन, उसने कहा। बत्ती बुझा दें? माँ बिस्तर पर लेट गई थी। जलने दो अभी, उसने कहा। माँ ने करवट बदल ली। वह पत्रिका पढ़ता रहा, परंतु अब अधिक देर जगा नहीं रह सका। वह उसने उठकर बत्ती बुझाई और आंखें बंद करके लेट गया। सोने से पहले उसने सोचा कि सुबह उठकर खुर्शीद के घर जाएगा। खुर्शीद उसका सहपाठी था। उसके पिता ने कई वर्ष जेल की नौकरी की थी। खुर्शीद जेल वालों को जानता था। उसी के साथ उसने सोचा वह जेल जाकर संतू से मिलेगा, फिर देखेगा क्या हो सकता है। सुबह वह कुछ देर से उठा, जैसे उसकी आदत थी। लेटे लेटे उसने कम्मन को आवाज़ दी। कम्मन आकर उसकी चारपाई की बगल में खड़ा हो गया। और अखबार आ गया? उसने पूछा। कम्मन चला गया। शायद सतीश के कमरे में लौटकर बोला, अखबार नहीं आता अब। अच्छा। वह चुप हो गया। माँ चाय ले आई थी। वह उठकर चाय पीने लगा। संतू को देखने जाओगे? माँ ने पूछा। हाँ, उसने कहा। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी चलकर? उसने कहा। एक क्षण चुप रहे, फिर बोला, देखो आज जमानत का इंतजाम करूंगा कुछ। प्याला जमीन पर रख कर वह सिगरेट पीने लगा। कुछ रुपया हो तो 2-3 रुपए का खोया मंगा लो, माँ ने कहा। अच्छा। उठकर उसने कोट की जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर माँ को दे दिया। तुम ही कह दो सतीश से, मेरे कहने से वे नहीं जाएंगे। उसने सतीश को आवाज़ दी। सतीश आ गया। लो ये रुपए लो, कुछ खोया वगैरह ले आओ। खोया आ गया है? सतीश ने कहा। आ गया है? हाँ, कल ले आया हूँ मैं। उसने माँ की ओर संदेहात्मक दृष्टि से देखा। मुझको क्या मालूम, मुझे कोई कुछ बताता है? माँ ने अपनी सफाई दी। इसमें बताने न बताने की क्या बात है? सतीश ने कहा। माँ ने कुछ कहा जो वह सुन नहीं सका। वह बाहर आकर लैट्रिन जाने के लिए डोंगे में पानी लेने लगा। रुपए वह वहीं चारपाई पर छोड़ आया था। हाथ मुंह धोकर वह खुर्शीद के यहाँ जाने की तैयारी करने लगा। साइकिल है? उसने सतीश से पूछा। नहीं। क्या हो गई? संतू कहीं ले गए थे, लौटा कर नहीं लाए। लौटा कर नहीं लाए? क्या किया? क्या मालूम क्या किया। बेच दी होगी, नहीं तो कहीं गिरवी रख दी होगी। वह चुप हो गया। कपड़े पहनकर पैदल ही घर से निकल चला। खुर्शीद जेल के 2-1 अधिकारियों को जानता था। उसी के साथ वह जेल पहुंचा। जेलर ने संतू को वहीं अपने कमरे में बुलवा लिया। संतू आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने देखा संतू के कपड़े बहुत मैले थे, बाल रूखे थे, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी थी। बैठ जाओ, जेलर ने उससे कहा तो वह कमरे में एक ओर पड़े लकड़ी के एक बक्स पर बैठ गया। वह भी वहीं जाकर उसी बक्स पर बैठ गया। खुर्शीद ने संतू की ओर देखा, फिर सिगरेट जलाकर जेलर से बातें करने लगा। क्या हुआ था? उसने संतू से पूछा। कुछ नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, यूं ही तुमको पकड़ लिया? मुझको नहीं मालूम। अफीम नहीं निकली थी घर में? अफीम नहीं तो कब निकली थी? फिर पुलिस से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? मुझको नहीं मालूम। संतू की आदत है, वह ऐसे ही बात करता है। वह चुप हो गया और थैले का सामान निकाल कर उसे देने लगा। डबल रोटी, मक्खन और दाल मोठ वगैरह। 2 पैकेट सिगरेट भी थी। वह जानता था संतू सिगरेट पीता है, हालांकि उसके सामने कभी नहीं पी। खुर्शीद भी उठकर वहीं आ गया। क्यों भैया, क्यों ये सब काम करते हो? खुद परेशान होते हो और घर वालों को भी परेशान करते हो। संतू ने उसकी ओर देखा, बोला कुछ नहीं, जैसे जताना चाह रहा हो आपसे क्या मतलब है। सतीश की साइकिल क्या की? उसने पूछा। मिल जाएगी। कहाँ है? एक दोस्त के घर पर है। थोड़ी देर बाद वह खुर्शीद के साथ वापस चला आया। सारी दोपहर उसे
वकील और कचहरी करते भी थी। बड़ी कठिनाई से 4 बजे के करीब जमानत मंजूर हुई। खासा खर्च भी हुआ। उसके पास अधिक रुपए नहीं थे। खुर्शीद के जरिए एक महाजन से 100 रुपये उसने सूद पर उधार लिए, 25 वकील को दिए, 4-5 दरखास्त वगैरह देने में लग गए, 5 पेशकार को दिए। तब उसने दस्ती रिलीज ऑर्डर बना कर दिया। 5 बजे से पहले ही ऑर्डर जेल पहुंच जाना चाहिए, वरना रिहाई नहीं होती। खुर्शीद उसके साथ साथ रहा और उसकी जान पहचान के कारण 5 बजे के बाद जेल पहुंचने के बावजूद रिहाई हो गई। खुर्शीद जेल से ही लौट आया। वह संतू के साथ घर आया। रास्ते में उसने संतू से कोई बात नहीं की। संतू के चेहरे से कदापि ऐसा नहीं लगा कि उसे कुछ भी पश्चाताप है। 7 बजने के करीब वह घर पहुंचा। जीना चढ़कर ऊपर पहुंचते ही कम्मन ने जोर से कहा, अम्मा, संतू मामा आ गए। माँ शायद अपने कमरे में थी। वह उठकर बाहर आ गई। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। माँ चारपाई पर बैठ गई। उसी पर वह भी बैठ गया। संतू दूसरी चारपाई पर बैठ गया। सतीश शायद अपने कमरे में था। वह बाहर नहीं निकला। उसकी पत्नी अंदर रसोई में कुछ कर रही थी। माँ उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी। कम्मन, जाओ बड़े मामा के लिए कुछ खाने को ले आओ। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं बेटे ने, उन्होंने कहा। फिर संतू से बोली, भैया कुछ ख्याल करो घर खानदान का। आज ये न होता तो कौन छुड़ाता तुमको। संतू ने कुछ नहीं कहा। गुजिया ले आए? कम्मन ने माँ से पूछा। नहीं, चाय बनवा दो जरा, उसने कहा। जाओ मामी से कहो चाय बना दे, माँ ने कम्मन से कहा। फिर उससे पूछा, कुछ खाया पिया था दिन में? वह अब भी उसकी पीठ पर हाथ रखे थी। हाँ, उसने उत्तर दिया। चाय पीकर वह बाहर चला गया। राजीव शायद देहरादून से आया हो, उसने सोचा। राजीव उसका बचपन का दोस्त था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में साइंटिफिक असिस्टेंट था। आजकल देहरादून में पोस्टेड था। होली पर हर वर्ष वह घर आता है। उसके मकान से दूर नहीं है। उसने जाकर राजीव को आवाज़ दी। राजीव बाहर आया। शायद कहीं जा रहा था। उसने कमरा खोला। कुछ औपचारिक सी बातें हुई। तभी एकाएक राजीव ने पूछा, संतू के बारे में क्या सच बात है? हाँ, उसने कहा। जमानत वमानत नहीं हुई? हो गई। राजीव फिर खामोश हो गया। उसने फिर घड़ी देखी। कहीं जा रहे हो क्या? उसने पूछा। हाँ, जरा भाभी के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम था। उसने भी घड़ी देखी। 9 बजे थे। जाओ फिर, तुम्हें देर हो रही है। वह खड़ा हो गया। राजीव भी खड़ा हो गया। सुबह आऊँगा, घर पर ही रहोगे? हाँ हाँ। वह बाहर सड़क पर आ गया। चौराहे पर उसने भोला की दुकान से सिगरेट ली। नमस्ते भैया, कब आए? भोला ने पूछा। यहाँ था तो रोज ऑफिस जाते समय वह साइकिल रोक कर भोला की दुकान पर पान खाता था। कल, उसने कहा और सिगरेट जलाने के लिए टीन के डिब्बे से कागज का टुकड़ा उठाने लगा। माचिस लो भैया। भोला ने उसकी ओर माचिस बढ़ा दी। वह सिगरेट जलाने लगा। संतू भैया की जमानत हो गई? भोला ने पूछा। हाँ, उसने माचिस दुकान के तख्ते पर रख दी और अपने मकान की ओर चल दिया। घर आ रहा था तो उसने देखा कि होली पर लकड़ियों का ढेर लगा था। 2-4 लोग वहाँ खड़े भी थे। वह इधर उधर न आकर पार्क के अंदर से होकर निकल आया। क्या आज ही होली जलेगी? वह सोचने लगा। दिन में 1-2 जगह कुछ बच्चे शीशियों में रंग भरे खेल रहे थे। एक ने उसके कपड़ों पर डाल भी दिया था, परंतु ये तो होली जलने की 3-4 दिन पहले से होने लगता है। जिस दिन होली जलती है उस दिन तो खासा रंग चलता था पहले, लेकिन अब तो सभी त्योहार बदले से गए हैं। रस्म निभाने की बात रह गई है। क्या आज ही होली जलेगी? घर आकर उसने माँ से पूछा। हाँ। हमारी पिचकारी देखोगे बड़े मामा? कम्मन ने उसे पिचकारी दिखाते हुए कहा। टीन की सस्ती सी पिचकारी थी, प्लास्टिक वाली भी है। उसने प्लास्टिक की एक जूते नुमा बनी पिचकारी भी उसे दिखाई। हाँ, ये तो बढ़िया है। वह उसे हाथ में लेकर देखने लगा। ये कह रहे थे वह बोतल में लगाने वाला फुवारा लेंगे। माँ ने कहा, अगर सुना वह बहुत महंगा आता है। 2.5 रुपये का आता है, कम्मन ने कहा। अच्छा देखो, कल ले देंगे तुमको, उसने कहा। खाना खाओगे? माँ ने पूछा। हाँ लाओ।
उसने कहा और कपड़े बदलने लगा। खाना खाकर वह लेट गया। होली तापने जाओगे? माँ ने पूछा। कितने बजे जलेगी? उसने कहा कि सुबह 4 बजे आग लगेगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। उसने कहा, संतू कहाँ गए? बाहर वाले कमरे में नहीं है। बत्ती तो नहीं जल रही थी वहाँ। तो कहीं निकल गए होंगे। इतना समझाया लेकिन उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। अपने साथ ही लेते जाओ इसको, वहीं कहीं कोई नौकरी लगवा दो, शायद सुधर जाए। उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप लेटा रहा। दूर कहीं लोग भाग गा रहे थे। ढोलक मंजीरे के साथ गाने के कुछ अस्पष्ट से स्वर देर तक उसके कानों में पड़ते रहे। सुबह वह कोई 9 बजे सोकर उठा। माँ ने चाय लाकर दी। उसने सिगरेट सुलगा ली और चाय पीने लगा। कमल नीचे से रंग खेल कर आया तो ऊपर से नीचे तक रंग से सरोबार था। थर थर कांप रहा था, परंतु बाल्टी में रंग घुले जा रहा था। मुंह पर किसी ने कालिख लगा दी थी। छोटा भाई छत पर खड़ा उससे हंसी कर रहा था। अम्मा के ऊपर भी डाल दो थोड़ा सा रंग, वह कह रहा था। डाल दे नानी, कमल ने पिचकारी भरते हुए पूछा। मुझ बूढ़ी के ऊपर क्या डालोगे? माँ ने कहा। जाओ बड़े मामा के ऊपर डालाओ। कमल ने मुड़कर उसके कमरे की ओर देखा। वह चाय पीकर प्याला नीचे रख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं। कमल चुपचाप बाल्टी लेकर नीचे चला गया। छोटे भाई की पत्नी रसोई में कचौड़ियां तल रही थी। तभी गली में रंग खेलने वालों की टोली ने प्रवेश किया। वह उनमें से कुछ लोगों को जानता था। इससे पहले कि वे वहां तक पहुंचे, वह बालकनी से हटकर कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटकर कमल की एक किताब उठाकर पढ़ने लगा। किताब इतिहास की थी। वह पढ़ने लगा। एक समय भारत बड़ा धनी देश था। उसे सोने की चिड़िया कहते थे। रंग खेलने वाले लोग नीचे गली में खासा शोर कर रहे थे। वे लोगों को उनके घरों की ओर बुला रहे थे। कुछ लोग शायद भंग पिए हुए थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उसने सोचा शायद उसे भी वे लोग बुलाएं, पर वे आगे बढ़ गए। उसे यह सब कभी अच्छा नहीं लगा। जब से उसने होश संभाला, कभी इस तरह रंग नहीं खेला। जाने क्यों उसे इस तरह रंग खेलना बहुत अजीब फूडपन सा लगता है। कोई आया नहीं? उसने माँ से पूछा। हर वर्ष उसके यहाँ कुछ लोग होली पर आते हैं। जीवन मामा, चौथे साहब, पानदरीबा वाले मौसिया, बच्चू दादा आदि। अभी तो कोई आया नहीं। माँ ने कहा, कुछ खाओ तो ले आऊं? नहीं, उसने उत्तर दिया। तभी राजीव ने उसे आवाज़ दी। वह उठकर बालकनी पर आ गया। क्या कर रहे हो? निकलो बाहर, राजीव ने कहा। जाना ही पड़ेगा, वह जानता था। उसने कपड़े बदले और होली के लिए एक पुरानी सी पैंट और कमीज वह साथ लाया था और नीचे उतर आया। कमरा खोला। राजीव ने उससे उसके गुलाल आदि लगा दी और उसने भी उससे गुलाल लेकर उसके माथे पर लगा दिया। छोटा भाई एक थाली में पापड़, गुजिया आदि ले आया। चलो, निकलोगे नहीं बाहर? राजीव ने पीक थूक कर पापड़ मुंह में रखते हुए कहा। पी आए हो क्या कहीं से? उसने पूछा। थोड़ी सी घर पर ही ले ली थी, उसने कहा। चलो चलें। कहाँ चलोगे? यहाँ से तो निकलो। वह उठकर ऊपर आया। माँ से बोला, अभी आते हैं थोड़ी देर में। उधर से ही मंजली चाची, बाबू, रमेश के यहाँ भी हो आना, माँ ने कहा। अच्छा। वह नीचे उतर आया। गली से बाहर निकल रहा था तो नुक्कड़ पर खड़े लड़कों ने उसे घेर लिया और उस पर रंग डालने लगे। वह रुक गया। बस बस। उसने घड़ी को पानी से भीगने से बचाने के लिए उसके ऊपर रुमाल बांध लिया। पियो तो थोड़ी सी ले लो चलकर, राजीव ने कहा। कहाँ? मेरे यहाँ एक हाफ लाया था मैं, थोड़ी पी बाकी रखी है। वह चला गया। राजीव ने अलमारी से बोतल निकाली, ऊपर से गिलास और एक प्लेट में भुना हुआ गोश्त लाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी पी। उसने सुबह मंजन भी नहीं किया था, वैसे ही पानी से कुल्ला कर लिया था। उसे हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकल आए। वैसे ही मोहल्ले में इधर उधर निरुद्देश्य घूमते रहे। परिचितों और मित्रों से होली मिलते रहे। मुझे ज़रा लागबाग जाना था, चलोगे? कोई 1 घंटे बाद राजीव ने कहा। किस लिए? रिश्ते की एक भाभी है, उनके यहाँ जाना है, पीने को मिलेगी वहाँ। तुम हो आओ, उसने कहा। राजीव चला गया तो वह अकेला रह गया। पान की दुकान से उसने सिगरेट लेकर सुलगाई और एक क्षण खड़ा सोचता रहा कि क्या करें। तभी उसे ध्यान आया कि माँ ने 2-4 जगह जाने के लिए कहा था।
पहले वह मंजली चाची के यहाँ आया। मंजली चाची विधवा थी। काफ़ी दिन हुए चाचा टीबी से मृत्यु हो गई थी। संतान कोई थी नहीं। मकान खासा बड़ा था, उसी में चाची की एक छोटी बहन भी रहती थी। वह भी विधवा हो थी, परंतु उनके एक लड़की थी जिसका विवाह हो चुका था। लड़की दामाद भी उसी घर में रहते थे। उसने घर में प्रवेश किया तो आंगन में खासा उड़दंग मच गया। छोटी चाची की लड़की के अतिरिक्त दो एक और लड़कियां, एक कुछ नवयुवक आंगन में रंग खेल रहे थे। किसी ने उसके आने का ध्यान ही नहीं दिया। वह एक क्षण वहीं द्वार पर खड़ा रहा और फिर आगे दालान में बढ़ गया और बगल वाले कमरे में चाची एक खटोले पर बैठी थी। उसने चाची के पांव छुए और वहीं बैठ गया। कौन है? चाची ने अपने मोटे चश्मे से उसकी ओर निहारा। मैं हूँ विपिन। वह जानता था कि चाची को साफ दिखाई देता है, ये केवल उनकी आदत है। विपिन, बैठी भैया। वह पहले ही बैठ चुका था। होली पर आ जाते हो तो देख लेती हूँ, नहीं तो मुझको क्या मालूम मेरा भी कोई है, चाची ने कहा। मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना। उसने उनकी बात में छिपे कटाक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। कहाँ? पटना। कब हुआ? कई महीने हो गए। उसे अच्छी तरह याद था कि पटना जाने से पहले वह उससे मिलकर गया था और अपने ट्रांसफ़र के बारे में उसने पहले बताया था। चाची कुछ देर चुप रही, फिर अपने आप बोली, मैं तो तंग आ गई इस घर से। सवेरे से हुड़दंग मचा रखा है इन लड़कियों ने। अरे छोटी, सुकून, सबिता, कोई नहीं सुनता। क्या है? किसी ने कहा? अरे तस्तरी में कुछ दे जाओ, विपिन आए हैं। कौन विपिन? छोटी चाची ने रसोई से पूछा। अरे फतेह का लड़का। अच्छा, आती हूँ। आंगन अब भी लड़कियों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। कौन लोग हैं ये? उसने पूछा। छोटी की लड़की की सहेली है सब। मेरी तो नाक में दम हो गया है। अरे मैं कहती हूँ अब बस भी करो। वह कुछ नहीं हंसी, फिर बोली, देवर आया है होली खेलने, वही सबे जुटी हैं। अच्छा, और लोग भी तो हैं, उसने कहा। उसी के दोस्त वोस्त हैं। तब तक छोटी चाची खाने पीने का कुछ सामान ले आई थी। अरे ये तो बहुत है, उसने कहा। थोड़ा निकाल दो, ज़्यादा हो तो। मुझको तो कुछ दिखाई नहीं देता, चाची ने कहा। तब तक छोटी का दामाद राम प्रकाश आ गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता था, खासी आमदनी होती थी। उसके साथ उसने दो एक मित्र भी थे। अरे विपिन बाबू, आओ भाई आओ। कब आए पटना से? वह उसे अपने कमरे में बुला ले गया। उसके मित्र भी वहाँ बैठ गए। राम प्रकाश छोटे छोटे गिलासों में शराब उड़ेलने लगा। देसी शराब थी। मेरे लिए न दीजिएगा, उसने कहा। क्यों, पीते नहीं हो क्या? वैसे ही कभी कभी ले लेता हूँ। कभी कभी के लिए ही तो है। उसने उसके गिलास में भी उड़ेल दी और उसने आगे इनकार नहीं किया। संतू का सब ठीक हो गया ना? राम प्रकाश ने पूछा। अभी तो नहीं। अरे सब ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। बिशन सिंह से मैं कह दूंगा। कौन बिशन सिंह? VISP सिटी, मेरे यहाँ तो आते रहते हैं। संतू अभी मिले थे, मैंने उनसे कहा है मुझको 2-1 दिन में याद दिला दे। वह चुप रहा। आंगन में शोर कम हो गया था। वह थोड़ी देर और बैठा और तब उठकर खड़ा हो गया और अपने घर जाने से पहले चाचा, मामा, 1-2 अन्य और रिश्तेदारों के यहाँ होली पर जाकर के वापस घर चला आया। 3 बजने वाले थे। कम्मन नहा धोकर कपड़े पहने इधर उधर टहल रहा था। कोई आया था? उसने माँ से पूछा। हाँ, छोटे साहब आए थे। जीवन मामा नहीं आए ना? और पानदरीबा वाले मौसिया? वह भी नहीं आए। वह तो परसाल भी नहीं आए थे। वह चुप हो गया। तब सब कहीं हो आए? माँ ने पूछा। हाँ। तो अब नहा डालो, पानी गर्म है। वह नहाने बैठ गया। हाथ पैर का रंग छुड़ा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि जब उसने बाहर कमरे में राजीव को बिठाया था तो कमरा बहुत गंदा था। बाहर का कमरा किसी ने साफ किया? उसने पूछा। कौन साफ करेगा? माँ ने कहा। मैं ही साफ करूं तो करूं, सो मुझे अब दिखाई भी नहीं देता। वह नहाने के बीच में उठ पड़ा और कमरा साफ करने लगा। कमरा साफ करने के बाद उसने स्नान पूरा किया। तौलिए से बदन पहुंच रहा था, तभी संतू आया। आंखें चढ़ी थी और पैर ठीक नहीं पड़ रहे थे। आकर फर्श पर बैठ गया, वहीं लेट कर आंखें बंद कर ली। वह चुपचाप बदन पहुंचता रहा। माँ भी खामोश रही।
थोड़ी देर में संतू उठा और नाली के पास बैठकर उल्टियां करने लगा। उल्टी करके फिर लेट गया। माँ बाल्टी से पानी लेकर गंदगी बहाने लगी। खाना ले आए? माँ ने उससे पूछा। नहीं, पेट भरा है, उसने कहा। उसे ध्यान आया उसने सुबह मंजन नहीं किया था। वह टूथब्रश लेकर दांत साफ करने लगा। तभी देखा सतीश कहीं बाहर से आ रहा है। कहाँ गए थे? उसने पूछा। ऐसे ही एक दोस्त के यहाँ गया था, वे जीना चढ़ रहे थे। तुम बैठोगे कुछ देर दरवाजे पर? नहीं, छोटे भाई ने कहा। माँ ने पान लगा रहे थे। तस्तरी लेकर वह चुपचाप नीचे उतर आया और दरवाजे का कमरा खोलकर बैठ गया। गली में होली मिलने वाले लोग आ जा रहे थे। मशीन की तरह वे अपने कमरे में भी आते, उससे गले मिलते, तस्तरी से पान लेकर खाते, दो एक बात करते जैसे कब आए, कब तक रहोगे, आदि आदि, और उठकर चले जाते। कुछ लोग खड़े खड़े ही 1 मिनट के लिए रुकते, कुछ 1-2 मिनट बैठ जाते। लोग बैठते तो वह भी बैठ जाता। उनके चलते समय फिर उठकर खड़ा हो जाता। उसे ये सब पसंद नहीं था। माँ के ख्याल से ही वह इतनी देर बैठा रहा। 8 बजे तक लोगों का आना जाना कम हो गया तो उसने दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आ गया। अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उसने माँ से कहा और बाहर चला आया। 2-1 मित्रों के यहाँ गया परंतु कोई मिला ही नहीं। कुछ देर वैसे ही इधर उधर घूमता रहा। कोई 10 बजे के करीब लौट आया। मकान के अंदर घुसा तो माँ जीने से थाली में खाना लेकर उतर रही थी। ये खाना कहाँ ले जा रही हो? उसने पूछा। संतू के लिए ले जा रही थी। खाएं चाहे न खाएं, मुझको क्या करना, पूछ लेती हूँ। इनको तो तुम जेल में ही पड़े रहने देते तो अच्छा था, उन्होंने कहा। वह एक क्षण दहलीज पर रुका था। माँ ने कमरे की भिड़े हुए किवाड़ खोले तो उसने देखा संतू तख्त पर पेट के बल लेटा था। अभी तक वह रंग भरे कपड़े पहने था। वह जीना चढ़कर ऊपर आ गया। कमन चारपाई पर सो रहा था। छोटे भाई का कमरा बंद था। कपड़े बदल कर वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में माँ ऊपर आ गई। खाना खाया संतू ने? उसने पूछा। खाना नहीं खाएंगे, पिए पड़े हैं, माँ ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, खाएं चाहे न खाएं, अब मैं नहीं जाऊंगी पूछने। तुमको दूं खाना? मैं नहीं खाऊंगा, दिन भर उल्टा सीधा खाते खाते पेट खराब हो गया है, उसने कहा। थोड़ा सा खा लो। नहीं, उसने कहा। तुमने खाया ही नहीं कुछ, गुजिया ही खा लो 1-2। दूं? नहीं, भूख नहीं है, उसने कहा। माँ चुप हो गई। सतीश कहीं गए हैं क्या? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। सनीमा गए हैं, दुल्हन भी तो गई है। अच्छा, उसने कहा। वह थोड़ी देर लेटा रहा। बत्ती बुझा दूं? उसने पूछा। बुझा दो, मुझको क्या जरूरत बत्ती की, मेरे लिए तो बत्ती न बत्ती बराबर है, माँ ने कहा। बाहर के किवाड़ बंद हैं? हाँ। उसने उठकर बत्ती का स्विच ऑफ किया तो कमरे में अंधेरा फैल गया। कल मैं लौट जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा। माँ ने उसकी ओर करवट ले ली। अंधेरे में वह उनका चेहरा नहीं देख सका था। ये थी कहानी कामतानाथ की छुट्टियाँ। इस कहानी में कथानायक का अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव और अलगाव का द्वंद्व ही इस कहानी को मार्मिक बना रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।